तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 31 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला दशमी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है बीबीसी द्वारा पीएम मोदी पे बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पे लगा बैन हटाने के लिए अब देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि जनता के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्यूमेंट्री पे लगे रोक को हटा दिया जाए। बताया गया सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आने वाले 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बीबीसी द्वारा पीएम मोदी को लेकर गुजरात दंगों के मामले में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको बैन कर दिया है। हालांकि बैन करने के बावजूद भी इसे देश भर के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दिखाया गया है। साथ ही आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये दावा किया गया है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की गई है। जब दंगे भड़के थे, पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। याचिका में यहाँ तक कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री में दंगे रोकने में नाकामयाब रहे जिम्मेदारों से जुड़े कई फैक्ट्स हैं। हालांकि सच्चाई सामने आने के डर से इसे सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 16 के तहत बैन किया गया है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि रिकॉर्ड किए गए फैक्ट्स भी सबूत है और इन्हें पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जिन पीड़ितों को 2000 दंगों के मामले में इंसाफ नहीं मिला है उन्हें इसके जरिए इंसाफ मिल सकता है। साथ ही डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये जो याचिका दायर की गई है इसमें केवल डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि दंगों के लिए यानी कि 2002 में जो दंगे हुए उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। और बीबीसी द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ये उसमें मददगार हो सकती है यानी कि कार्रवाई करने में। तो दोस्तों आने वाले 6 फरवरी को ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पूरे मामले को आखिर किस तरह से देखता है। क्या जिस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है क्या उस बैन को हटा दिया जाएगा या फिर जो याचिका दाखिल की गई है उसे खारिज कर दिया जाएगा। जाहिर बात है इन सभी बातों का खुलासा आने वाले 6 फरवरी को होगा। पर दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी ही बता सकते हैं कि बीबीसी द्वारा पीएम मोदी को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और जो खास करके गुजरात दंगों के मामले पर है और इस पर जो बैन लगाया गया है तो क्या आपके हिसाब से उस बैन को हटाया जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों इसी मामले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, लंदन में भारतीय प्रवासियों का बीबीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का किया गया विरोध। यूएस में भी अभी हाल ही में हुए थे प्रोटेस्ट। जी हाँ, ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने लंदन में बीबीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के लिए बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। ये लोग तिरंगा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक लंदन में रहने वाले आदित्य कोठारी ने बताया है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय बीबीसी की पीएम मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने कहा इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी एजेंडे को चलाने की कोशिश की है। साथ ही वहाँ के प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि पीएम मोदी की सरकार में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है। पीएम मोदी ने मुस्लिमों के लिए इतना काम किया है जितना किसी और नेता ने नहीं किया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री झूठ पे आधारित है। साथ ही ये भी कहा गया पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए ट्रिपल तलाक पे रोक लगाई है। पीएम मोदी के राज में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहे तो ब्रिटेन में जो बीबीसी का ऑफिस है वहाँ पे कई भारतीयों ने प्रदर्शन किया है और बीबीसी द्वारा पीएम मोदी पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसका विरोध किया है और पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी के कलेक्शन यानी कि कमाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पे हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब पठान मूवी ने रिलीज के 5वें दिन 62 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा आना बाकी है। जानकारी के मुताबिक अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 271 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं अगर इसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखा जाए तो फिल्म ने केवल 5 दिन में 540 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऐसा होने की वजह से पठान मूवी ने बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन और KGF 2 मूवी के हिंदी वर्जन को पीछे छोड़ दिया है। बताया गया इन दोनों मूवी को लगभग 250 करोड़ रुपए कमाने में 7 से 8 दिन का समय लगा था। हालांकि पठान मूवी ने इससे ज्यादा की कमाई केवल 5 दिन में कर ली है। वहीं दोस्तों शाहरुख खान को लेकर एक और खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पठान मूवी की सक्सेस के बाद पहली बार सामने आए शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत की बालकनी में आकर फैंस को कहा शुक्रिया। साथ ही झूमे जो पठान गाने पे डांस भी किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अजमेर दरगाह में उर्स के दौरान हुए हंगामे को लेकर। जानकारी के मुताबिक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बीते शनिवार देर रात मारपीट और हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। सालाना उर्स में छठी की रात के आयोजन के दौरान यहाँ हंगामा हुआ। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नारेबाजी के चलते बरेलवी और खादिम आपस में भिड़ गए। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। दोस्तों इन शॉर्ट में बताएं तो पूरा मामला कुछ यूँ है कि शनिवार रात 2 बजे के बाद
शाहजहानी मस्जिद में बैठे बरेलवियों के ग्रुप की ओर से नारेबाजी शुरू की गई। वहीं जब दरगाह के खादिमों ने नारेबाजी का विरोध किया तो दोनों ग्रुप आपस में उलझ गए और मारपीट शुरू हो गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में हुए एक बड़े धमाके को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पेशावर शहर में बीते सोमवार को पुलिस लाइंस में बनी मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ। इस हमले में 46 पुलिस कर्मियों की जान चली गई। वहीं 157 लोग घायल हुए हैं। बताया गया इन घायलों में से 66 की हालत गंभीर है। साथ ही जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। बताया गया धमाका होने की वजह से मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। इसके बारे में एक चश्मदीद ने बताया है कि दोपहर की यानी कि जोहर के नमाज के समय मस्जिद में करीब 500 लोग मौजूद थे। फिदायीन हमलावर इन 500 लोगों के बीच बैठा हुआ था। हालांकि बताया गया अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि वो पुलिस लाइंस में कैसे पहुंचा, क्योंकि पुलिस लाइंस वाले इलाके में अंदर जाने के लिए गेट पास दिखाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि फिदायीन हमला क्या होता है तो आपको बता दे, इसे आत्मघाती हमला कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति किसी को दुश्मन समझता है और अगर वो उसको मारने के लिए अपनी जान भी दे दे तो इसे ही फिदायीन हमलावर या फिर आत्मघाती हमलावर कहा जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ये यात्रा 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर कश्मीर स्टेडियम में 35 मिनट की लंबी स्पीच दी। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस का जिक्र किया और साथ ही में बीजेपी पे निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और सेना सुरक्षा बलों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हिंसा को समझता हूँ। मैंने हिंसा देखी है। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी, जैसे मोदी जी या फिर अमित शाह जी। साथ ही कहा ये संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा ये डरते हैं। हालांकि हम यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में 4 दिन पैदल चले। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी कहते हैं, गारंटी देता हूँ कि भाजपा का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता, यानी कि जम्मू कश्मीर में पैदल। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। कश्मीरियों और फौजियों की तरह मैंने अपनों को खोने का दर्द सहा है। मोदी शाह ये दर्द नहीं समझ सकते। दोस्तों आपको बता दे राहुल गांधी जिस समय ये स्पीच दे रहे थे उस समय बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। वहीं दोस्तों राहुल गांधी को लेकर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और खबर आ रही है। आइए आपको इसके बारे में भी इन शॉर्ट में बताते हैं। बताया गया राहुल गांधी 146 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में काफी बदल गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है उन्होंने एक गंभीर नेता की इमेज बना ली है और अब आने वाले दिनों में विपक्ष को साध कर प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से बीते 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। करीब 3570 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 140 दिन के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी हाल ही में खत्म हो गई। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान 14 राज्यों की सीमाओं को छुआ है। इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है, यानी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी इस यात्रा का मकसद कोई सियासी मकसद नहीं है। हालांकि इसके बारे में जानकार बताते हैं कि देश के दक्षिण से उत्तर तक यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पे फोकस कर रही है। अब वो विपक्ष को लीड कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए उनकी पहले वाली जो पहचान थी उसको बदलने में कामयाब हुए हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उर्फी जावेद और कंगना रनौत को लेकर। जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत ने अभी हाल ही में एक ट्वीट करते हुए कहा था कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ के मुस्लिम एक्टर्स सुपरस्टार बने हुए हैं। उनके इस ट्वीट के जवाब में उर्फी जावेद ने कहा कि आर्ट को धर्म से अलग रखना चाहिए। एक्टर चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे बस एक एक्टर के नजरिए से देखना चाहिए। अब दोस्तों जाहिर बात है ये जवाब कंगना रनौत के लिए था, तो कंगना भी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने उर्फी जावेद को जवाब देते हुए लिखा कि वो भी ऐसा ही चाहती हैं और वो इसी वजह से पीएम मोदी से मांग करती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कंगना रनौत का कहना है कि जब तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा यहाँ के लोग आपस में बट के ही रहेंगे। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है तो आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। बताया गया है इसके लागू होने से देश में सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो जाएगा। पूरे देश में सभी धर्म के लोगों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, साथ ही में प्रॉपर्टी पे हक जमाने जैसे अधिकार एक समान होंगे। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून धार्मिक संगठनों के बनाए हुए कानून से ऊपर रहेगा। धार्मिक संगठनों के बनाए हुए कानून से ऊपर होने का आसान सा मतलब ये है कि चाहे मुस्लिम धर्म में या फिर हिंदू धर्म में या फिर किसी भी धर्म में तलाक या शादी का कोई भी तरीका हो, या माँ बाप की प्रॉपर्टी पर या किसी भी प्रॉपर्टी पर हक जमाने का चाहे कोई भी तरीका हो या कोई भी रेशो हो, तो इस कानून के लागू होने के बाद यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने के बाद धर्म की कोई बात नहीं मानी
मानी जाएगी, बल्कि इस कानून के तहत जो तय होगा, चाहे वो शादी का मसला हो या फिर तलाक का मसला हो, वो इस कानून के तहत तय किया जाएगा। यानी कि चाहे धर्म कोई सा भी हो, धर्म की किताबें या ग्रंथ या जो इसके विद्वान हैं वो शादी के बारे में, तलाक के बारे में या किसी भी और चीज के बारे में कुछ भी कह रहे हो, उनकी बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि बात वही सही मानी जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत तय की जाएगी। इसे ही कहा जाता है आसान शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ये कानून अपने देश भारत में लागू होना चाहिए या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आतंकी मुर्तजा को फांसी मिलने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक लखनऊ की गोरखनाथ मंदिर पे हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उसने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था, उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। अब इसी मामले में एनआईए कोर्ट के विशेषज्ञ जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को सजा पे अपना फैसला सुनाया और जिस मुर्तजा को आतंकी करार दिया गया है उसे फांसी की सजा सुनाई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आसाराम बाबा को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। बताया गया कोर्ट सजा का ऐलान आज मंगलवार को करेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने बीते 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और अब ये एक और ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि आसाराम पर एक और नया दोष सही साबित हुआ है। अब वो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन आज मंगलवार को आसाराम के लिए एक और सजा का ऐलान होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा है कि अब वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही में सीएम ने ये भी कहा कि मेरे साथ सरकार में रहते हुए लालू यादव और तेजस्वी को बीजेपी ने फंसाने का काम किया है। अब हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से बीजेपी फंसाने का काम कर रही है। साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो बीजेपी के नेता हैं वो एक नई बीजेपी बना चुके हैं। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक मुस्लिम युवक की जान जाने पर होने वाले बवाल को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नूह जिले में गौवंश यानी कि गाय लेकर जा रहे वारिस नाम के एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब परिजनों ने दावा किया है कि गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने वारिस की जान ली है, जबकि पुलिस इस मामले को दबाने के लिए इसे एक्सीडेंट बता रही है। वहीं अब ताजा जानकारी के मुताबिक वारिस की जान जाने से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति वारिस और उसके 2 साथियों का नाम पूछ रहा है। इसके अलावा भी वो कई और बातों की पूछताछ कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है तीनों युवक बुरी तरह से घबराए हुए हैं, उनके चेहरे पे चोट के निशान भी दिख रहे हैं। अब वारिस की जान जाने के बाद सोशल मीडिया पे इंसाफ की मांग तेज हो गई है। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद अभी भी पुलिस ये दावा कर रही है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें इलाज के दौरान तीनों की जान चली गई। आसान शब्दों में कहें तो कुल मिलाकर परिजनों का ऐसा कहना है और इसके इक्का दुक्का सबूत भी दिखने शुरू हो गए हैं कि गाय की रक्षा करने वालों के दलों ने मुस्लिम युवक की जान ले ली है। हालांकि पुलिस के बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये केवल एक एक्सीडेंट है। इसी की वजह से अब सोशल मीडिया पर इस मुस्लिम युवक के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है। आप भी दोस्तों इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। मेरे हिसाब से तो इस मामले की बिल्कुल सही से गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत झोल जरूर लग रहा है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, इससे जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ ही देखा जा सकता है कि वारिस के जो 2 साथी हैं और वो खुद भी इस वीडियो में काफी ज्यादा घबराया हुआ है और उससे एक व्यक्ति वीडियो बनाते हुए पूछताछ भी कर रहा है। अब सवाल यही उठता है कि पूछताछ करने वाले तो पुलिस नहीं है, तो आखिर ये कौन लोग हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु के 300 दलितों को लेकर। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के 300 लोगों को मंदिर में पूजा करने का मौका दिया गया है। बताया गया इन लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि तिरुवन्नमलाई जिले के इस मंदिर में इन्हें जाने से 80 साल से रोका जा रहा था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुद्दा एक सम्मेलन के दौरान सामने आया है, जहां कई समुदाय, कलेक्टर और जिला प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया। हालांकि अब भी गाँव में 12 विरोधी समूह इसके खिलाफ है, इसलिए मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि स्थिति यानी कि हालात तनावपूर्ण न हो जाएं। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो जिस देश भारत में हम ये दावा करते हैं कि इस देश में सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि अभी भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे धर्म को लेकर या फिर जाति को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरता है। अभी आप तमिलनाडु वाला ही मामला देख लीजिए, जहाँ पे लगभग 80 साल से अनुसूचित जाति के लोगों को यानी कि दलितों को मंदिर में जाने से और पूजा करने से रोका जा रहा था। हालांकि अब प्रशासन ने 80 सालों की ये बेड़ी तोड़ दी है। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रशासन ने ये काम कैसा किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मां बनने पर झेलने वाली महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब मां बनना पहले के मुकाबले में 1.5 गुना महंगा हो गया है। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि पिछले 5 साल में 90,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए को पार कर चुका है। आसान शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि अभी से 5 साल पहले कोई महिला जब गर्भवती होती थी तो गर्भवती होने के बाद जो खर्च आता है और डिलीवरी पे जो खर्च आता है वो लगभग 5 साल पहले 90,000 रुपए के करीब था। हालांकि
हालांकि अब ये खर्च बढ़कर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है, यानी कि अब पहले के मुकाबले में मां बनना भी महंगा हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चीन के बारे में हुए एक फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक नीदरलैंड्स और साथ ही में जापान ने चीन को चिप बनाने के काम में आने वाली हाईटेक मशीनों के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने पे सहमति जताई है। ये दोनों ही देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनें बनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में इस मसले पे समझौता हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले साल अक्टूबर में चीन को सेमीकंडक्टर जैसी टेक्नोलॉजी भेजने पर रोक लगाने का एक तरफा आदेश जारी किया था। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय तकनीक के जमाने में चिप एक ऐसी चीज है जो लगभग हर डिवाइस में काम आती है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो या फिर आपका एसी हो या फिर आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, यहाँ तक के कारों में भी इस तरह के चिप की जरूरत होती है। तो इन्हीं चिप को बनाने के लिए जिन हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ये मशीनें नीदरलैंड्स और जापान में बनाई जाती हैं। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही देश इस तरह की हाईटेक मशीनें चाइना को सप्लाई नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने भी ऐसा ही फैसला लिया था। जाहिर बात है इसकी वजह से चाइना को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बोरिस जॉनसन के एक नए दावे को लेकर। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर पुतिन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बोरिस जॉनसन ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे हमले से पहले मेरी वोलोदिमीर पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति के साथ फोन पे बात हुई थी। तब पुतिन ने धमकी देते हुए कहा था कि बोरिस, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मिसाइल अटैक से ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। और उस समय बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हालांकि दोस्तों इसे लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब रूस ने बोरिस जॉनसन के इन दावों को झूठा बताया है, यानी कि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को धमकी नहीं दी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गौतम अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पे साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है कि अडानी समूह पे लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। अडानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक फायदे के लिए नया बाजार तैयार करना है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिंडनबर्ग ने बीते 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ 10% अचानक से कम हो गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी को नेटवर्थ में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लगभग 1.25 लाख करोड़ का। वहीं दुनिया भर में अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खिसक कर 7वें पर आ गए थे। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक अडानी समूह ने इस मामले में 413 पन्नों का जवाब दिया है और बताया गया है हिंडनबर्ग की ओर से जो रिपोर्ट साझा की गई है अडानी समूह को लेकर वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि अब इसके बारे में हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखाधड़ी को न छिपाए अडानी समूह। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि ये हिंडनबर्ग क्या है तो आपको बता दें, नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पे रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी के अंदर के बातों की पता करने की कोशिश करती है, जैसे कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से तो पैसों की हेराफेरी नहीं हो रही है, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, या कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। आसान शब्दों में कहें तो ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसका यही काम है। और अब इसी हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी समूह पे रिसर्च करके उस पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।